नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। उसमें हमने दो चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हमारा थर्ड चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको आज हम लेके आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आई वुड सजेस्ट कि जाइए देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए, स्पेशली जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, आई मीन यूपीएससी 2026 2027 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस सब चीज़ों को हमने काफ़ी होलिस्टिक वे में देखा था। फिर उसके बाद सेकेंड में देखा था ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था, मून का ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर उसके बाद जो नो और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था, हमने उसको काफ़ी डिटेल वे में उसको अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम अर्थ के इंटीरियर में क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें हैं, उसको हम काफी होलिस्टिक वे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर देखो फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला कुछ मतलब नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप नो जो सरफेस है अर्थ का, उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो आपको इंटीरियर में क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ही है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर बेसिकली हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, वह एक प्रोडक्ट है, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं रिजल्ट है जो हमारे इंटीरियर में हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर में जो हो रहा है उसका एक रिजल्ट है। ठीक है, दो टाइप के वो होते हैं, जैसे एक्सोजेनिक हो गया, इंडोजेनिक हो गया। प्रोसेसेस दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक। एक्सोजेनिक जो बाहर हो रहा है, इंडोजेनिक जो अंदर हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेव करते हैं लैंडस्केप को, जो अर्थ का लैंडस्केप है उसको सेव करते हैं। जो एक्सोजेनिक जो भी मतलब फोर्सेस हैं, प्रोसेस हैं, हाँ, और इंडोजेनिक जो भी प्रोसेस हैं, बेसिकली उससे कहीं ना कहीं लैंडस्केप निर्धारित होता है। ठीक है, a proper understanding of the physiographic characteristics of a region remain incomplete if the effect of endogenic process are ignored। ठीक है, जो इंडोजेनिक बेसिकली क्या हो रहा है, जो अर्थ के इंटीरियर में हो रहा है, ठीक है, अगर आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, आई मीन उसको स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर है आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। आई मीन आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर है, बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इंडोजेनिक जो प्रोसेसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ है ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है फिजियोग्राफिक ऑफ द रीजन। कैसे? प्लेन है, प्लेन है, वहां पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हिली एरियाज में आप जाओगे तो वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। समझ रहे हो? तो ये फिजियोग्राफिक जो बेसिकली रीजन है, कैरेक्टर है, उसी की वजह से तो निर्धारित हो रहा है। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये था। ठीक है, therefore it is necessary that one get acquainted with the forces that influence landscape development। ठीक है, बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाई अर्थ शेक एंड हाउ ए सुनामी वर is generated, it is necessary that we know the certain detail interior of the earth। ठीक है, बेसिकली क्या है कि क्यों सुनामी ओरिजिनेट होता है, क्यों सुनामी जनरेट होता है, अर्थ क्यों होता है, हाँ, वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है, इस सब चीजों को जानने के लिए जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, बेसिकली उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, क्या क्या हमारे पास सोर्सेज प्रेजेंट है अगर हम इंटीरियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर के बारे में अगर आपको जानना है तो बेसिकली अभी तक क्या क्या सोर्सेज प्रेजेंट है। देखो, दो टाइप के सोर्सेज हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज, उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं। अर्थ रेडियस इज अबाउट 6378 किलोमीटर का है अर्थ का रेडियस। रुको, अर्थ ये सेंटर हो गया, ये रेडियस इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर इसकी रेडियस देखें तो कितना है, 6378 किलोमीटर का रेडियस है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अर्थ के इंटीरियर में जाना चाह रहा है, मतलब यहाँ पे कोर में जाना चाह रहा है,
that is next to impossible. No one can reach the center of the earth and make observation or collect sample of the materials. ठीक है, कोई भी पर्सन अगर सैंपल कलेक्ट करना चाह रहा है मटेरियल्स का अंदर जाके, आई मीन अर्थ के इंटीरियर में जाके, वह नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, रीजन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता, वह भी इंक्रीज होगा, जो टेम्परेचर है वह भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ डेंसिटी जो मटेरियल्स की है ना, उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप जैसे जैसे मैरियाना ट्रेंच है बेसिकली, जो पैसिफिक ओशियन में नो लार्जेस्ट ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, अगर आप इसमें ही जाते हो ना, तो एक सर्टेन लेवल पे आके क्या होगा कि आपकी जो शिप होगी वह ऐसे कागज होता है ना ऐसे कागज होता है जो ऐसे मोड़ मोड़ देते हैं, ऐसे उस टाइप का हो जाएगा, मतलब एक तरह से सिकुड़ जाएगा, इतना ज्यादा मतलब कंप्रेस्ड हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। समझ रहे हो, ये कितना होगा, आई थिंक 8,000 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, 8,000 9,000 ऐसे, एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं याद है। तो ये सारा सिचुएशन होता है। ठीक है, इसी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाना चाह रहा है तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड सच कंडीशंस यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल्स अबाउट द अर्थ इंटीरियर। आई मीन ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन अंदर नहीं आ रहा, हाँ, तो साइंटिस्टों को इंटीरियर के बारे में पता कैसे चला, कैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि इंटीरियर में ऐसा है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड किस पे है, एस्टिमेट्स एंड इन्फेरेंसेस। ठीक है, एस्टिमेट्स जो बेसिकली मेड किए जाते हैं, इन्फेरेंसेस जो किए जाते हैं, उसके बेस पे कहीं ना कहीं हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्टली क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, 5 स्टेज में ना, पहला हमारा ऊपर का सबसे सॉलिड है, फिर उसके बाद कोर सॉलिड है। ठीक है, कोर आउटर कोर लिक्विड है, फिर उसके बाद जो आउटर मतलब एक तरह से मेंटल है वह क्या है, लिक्विड है, फिर जो लोअर मेंटल है वह सॉलिड है। ठीक है, तो इस बेस पे ना, तो अभी यहाँ पे जो हमने देखा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज है बेसिकली अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए, उसको देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स में क्या है, देखो अगर इसको देखें तो मोस्ट इजिली अवेलेबल सॉलिड मटेरियल इन द सरफेस रॉक और रॉक वी गेट फ्रॉम द माइनिंग एरियाज। ठीक है, ऑब्वियसली अगर देखो आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, कोल माइनिंग कर रहे हो या फिर कोई भी अदर माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मोस्ट जो इजिली अवेलेबल होता है ना, वहां के रॉक्स होते हैं ना कुछ हद तक तो जाओगे यार अंदर माइनिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स तो ये हो गया। गोल्ड माइनिंग इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। ठीक है, गोल्ड माइन एक है जो साउथ अफ्रीका में, उसकी अगर देखें तो गहराई कितनी है, 3 से 4 किलोमीटर। आप समझ सकते हो, दिस इज योर्स बेसिकली, अगर उसके रिस्पेक्ट में देखे तो ज्यादा ही है। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। हमने पहले देखा कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे और उतना ही आपको कहीं ना कहीं नो टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, बिसाइड माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अप a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portion। ठीक है, माइनिंग के अलावा साइंटिस्टों के द्वारा बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च किए गए हैं जिससे वो चाह रहे हैं कि हम और डीपर जाएं, अर्थ के और डीपर जाए, स्पेशली जो क्रस्टल पोर्शन है वहां पे। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, जो कि हमें आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलता है, हैज सो फार रीच्ड एट डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। ठीक है, जो कोला बेसिकली जो डीपेस्ट ड्रिल है, अभी तक जो डीपेस्ट ड्रिल किया गया है अर्थ के अंदर, ठीक है, वह 12 किलोमीटर का है, कोला में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, this and many deep drill project have provided large volume of information through the analysis of material collected at different depth। ठीक है, बेसिकली ये सब जो डीप ड्रिल हो गया, फिर उसके बाद वेरियस जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करके जो इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने का कोशिश किया गया है, उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, सेकेंड सोर्स क्या है, वोल्केनिक इरप्शन forms another source of obtaining direct information, obviously interior of earth।
लावा बन के ऊपर आ जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, मैग्मा बन के लावा ऊपर आ जा रहा है, फिर उसके बाद उसमें जो मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं उसको साइंटिफिक स्टडी मतलब लेबोरेटरी वगैरह में एनालिसिस करके कहीं ना कहीं जो अर्थ के इंटीरियर में है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा, ठीक है, हालांकि जो मैग्मा निकल रहा है उसके एग्जैक्ट डेप्थ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। अब हमारा आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। क्या आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज? डायरेक्ट सोर्सेज में हमने देखा कि डीप ड्रिल बेसिकली किया जा रहा है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि बेसिकली अगर डीपेस्ट ड्रिल देखें जो कोला में है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन में जो कि 12 किलोमीटर का है, और उसके साथ साथ अगर देखें तो माइनिंग वगैरह माइनिंग एक्टिविटीज की जा रही है, बेसिकली जो साउथ अफ्रीका में माइनिंग है जो कि डीप है 3 से 4 किलोमीटर का। ये सब हमारा क्या है, डायरेक्ट सोर्स है, मतलब एक तरह से हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सोर्सेज को, ठीक है, उसको निकाल रहे हैं अर्थ से। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है? डायरेक्ट सोर्सेज तो हो गया, इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है? एनालिसिस of the properties of matters indirectly provide information about the interior. We know through the mining activities that temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface toward the interior in deeper depth, ठीक है, हमें पता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे वह इंक्रीज करता जाएगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाएंगे वह इंक्रीज करेगा। मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। तीनों को हमने देखा है कि प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी मटेरियल का तीनों इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप अर्थ के डीपर में जाओगे, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। Obviously, knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure and density of material at different depth, ठीक है। थिकनेस ऑफ अर्थ मतलब थिकनेस क्या है अर्थ का उसको पता करने के लिए जो साइंटिस्टों के द्वारा वैल्यूम जो है टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी मटेरियल का, उसको डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ में कहीं ना कहीं पता लगाया गया था। डिटेल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर आर डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। आई मीन इसको लेटर मतलब बाद में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में अगर देखें तो। उसके बाद देखें अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और द मीटियोर्स दैट एट अ टाइम रीच द अर्थ, ठीक है। हाउएवर मतलब मीटियोर्स जो होते हैं एक तरह से क्या बोलते हैं, टूटता तारा हिंदी में बोलते हैं कुछ ऐसा। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मीटियोर्स इज नॉट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली मीटियोर्स टूटता तारा मतलब हमें कहीं ना कहीं बाहर से देखने को मिलता है। The materials and the structure observed in meteors are similar to that of the earth, ठीक है। बताया जा रहा है जो materials and नो स्ट्रक्चर है meteors का जो हमें देखने को मिला है उससे अगर हम अर्थ के इंटीरियर से कंपेयर करें तो उसमें हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? सिमिलैरिटी। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लेनेट। जब हमारा प्लेनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, हाँ, प्लेनेट का जब फॉर्मेशन हो रहा था बोल रहे उस रिस्पेक्ट में, तब कहीं ना कहीं जो ये मटेरियल्स है उसी से एक्यूमुलेट होके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम मेटेरियल्स को स्टडी करते हैं ताकि हम अर्थ के इंटीरियर को जान सकें। हेंस इट इज बिकम एट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ठीक है, इतना तो सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखता है। अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सेस्मिक एक्टिविटीज, ये सब कहीं ना कहीं अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेम नहीं है हर हर डिफरेंट लैटिट्यूड्स में। अगर हम देखें तो देखो अगर आप पोल की तरफ जाओगे ना, अर्थ, आर्कटिक, अंटार्कटिक, आप यहाँ पे जाओगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी होगा वह ज्यादा होता है। ग्रेविटी ज्यादा होता है क्योंकि ये सेंटर से नजदीक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाओगे आपका वेट बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे जाओगे वेट बढ़ जाएगा। तो यह सेंटर से नजदीक होता है हमारा अर्थ। तो ऐसे है ना, देखो ऐसे है ना अर्थ जियोइड शेप में,
तो अगर सेंटर यहाँ पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए पोल हो गया, ए पोल हो गया, तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वही बोल रहा है। और यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वह कम होगी। इसी वजह से अगर आप पोलर रीजन में जाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। तो वही बोल रहा है इट इज ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर। ऑब्वियसली जो नियर द पोल है, क्या इसकी जो मतलब ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पे, और पोल हमें इक्वेटर पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल। सेंटर ऑब्वियसली वही बताया ना, सेंटर यहाँ पे ज्यादा है ना यहाँ इसके कंपेरिजन में। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल, ये भी बताया। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस द वैल्यू, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल्स का विद इन द अर्थ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है इसका वैल्यू, ठीक है। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। जो रीडिंग है ग्रेविटी का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो वेरियस फैक्टर्स पे निर्धारित करती है, ठीक है। दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, सच डिफरेंसेस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली, ठीक है। जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ है, जैसे इक्वेटर पे ज्यादा है, आई मीन पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। तो अगर हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उसका मतलब क्या है, वह ग्रेविटी एनोमली बोला जाता है उसे, ठीक है, अगर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। Gravity anomalies gives us the information about the distribution of mass of materials in the crust of the earth, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन देता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास ऑफ मटेरियल्स का क्रस्ट पे, उसका कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रस्टल पोर्शंस, ठीक है। जो मैग्नेटिक सर्वे है बेसिकली वह क्या इंफॉर्मेशन देता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हमें क्रस्टल पोर्शन पे देखने को मिलता है। देखो ये क्या है, अरे ऐसे बना दे रहा हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। कनाडा वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक जो नो मटेरियल्स है हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं कनाडा वाले पोर्शन में। एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल बेसिकली प्रोवाइड कराएगा। सेस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेस्मिक एक्टिविटीज जो भी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से सेस्मिक एक्टिविटीज हो रही है, वह भी कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है अगर आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या था कि माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद आप डीप ड्रिल प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि अर्थ के इंटीरियर को जाना जा सके। फिर उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, मतलब लावा वगैरह जो बाहर आ रहा है, मैग्मा वगैरह, हाँ, तो वह यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जा रहा है, उसे लेबोरेटरी में जाके स्टडी किया जा रहा है। ये तो हमारा हो गया था डायरेक्ट सोर्स का। इनडायरेक्ट सोर्स का क्या था, इनडायरेक्ट सोर्स का था कि मिटियोर्स था, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस थे, मैग्नेटिक फील्ड था, सेस्मिक एक्टिविटीज था, ये सब इनडायरेक्ट सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को देखते हैं। द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर। जब हम सेस्मिक वेव्स जो होते हैं बेसिकली उसकी स्टडी करते हैं ना, तो क्या होता है, जो अर्थ का इंटीरियर है ना उसको हम काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। द अर्थक्वेक इज ए सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक का सिंपल वर्ड में अगर जाने तो क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ जो शेक करता है, ठीक है। इट इज नेचुरल इवेंट्स, मैन मेड नहीं होता है, नेचुरल इवेंट होता है, इवेंट्स होता है, ठीक है। इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। क्यों ये होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है जो कि ट्रेवल करता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, व्हाई डज द अर्थ शेक, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली क्या है कैसे है। देखो, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फॉल्ट, ठीक है। जो फॉल्ट होता है बेसिकली, जैसे लेट्स से अर्थ का स्ट्रक्चर है कोई, क्रस्ट ले लो, ठीक है, यहाँ पे जो फॉल्ट होता है, जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली हमें इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ए फॉल्ट इज शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक। ऑब्वियसली ये ब्रेक ही है ना,
क्रस्टल रॉक में जो एक तरह से दर्रा होता है, एक तरह से फॉल्ट होता है, उसी को तो बोलते हैं हम। रॉक अलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इधर इधर मूव करता है, ठीक है। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रटा प्रेस देम, जो यहाँ पे रॉक्स होता है बेसिकली वह इसको प्रेस किया रहता है, यहाँ से एनर्जी निकल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। द फ्रिक्शन लॉक देम टुगेदर, ऑब्वियसली जब यहाँ से इसको प्रेस कर रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फ्रिक्शन कहीं ना कहीं इसको लॉक कर देता है। हाउएवर द टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है। जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है नीचे से, जब ज्यादा प्रेशर बन जाएगा तो क्या होगा, कुछ चीजें रोक नहीं पाएंगी, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं रोक पाएगा भाई। एक तरह से कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर की वजह से ब्लॉक्स जो होते हैं ना गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर अब्रप्टली, ठीक है। ज्यादा प्रेशर की वजह से जो ब्लॉक्स वगैरह बने रहते हैं, बेसिकली जो प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से इधर इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से निकलना है, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये सारे ब्लॉक्स एक तरह से खुल जाते हैं ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अर्थ शेक करता है, ठीक है। अब देखो, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। अर्थ हो गया, ठीक है। अगर अर्थक्वेक का सेंटर ये है, ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेसिकली, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, एनर्जी जो वेव होता है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ट्रेवल करती है और सरफेस पे रीच करती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये तो हो गया फोकस हमारा, जहाँ नो एनर्जी रिलीज हुई है। अर्थ पे जो जहाँ पे पॉइंट हमें देखने को मिलता है ना, जहाँ पे बेसिकली जैसे नेपाल में जब नो अर्थक्वेक आया था, तो पोखरा के नियर अबाउट में कहीं देखा गया था ना, तो हाइपो सेंटर ये है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे जो सेंटर देखने को मिलता है उसे हम हाइपो सेंटर बोलते हैं, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखने को मिलता है उसे हम फोकस बोलते हैं। अरे यार नहीं, गलत हो गया। अर्थ के ऊपर जो बेसिकली क्या होता है, जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है उसे हम इपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर, जैसे अर्थ है ना, इसके ऊपर जो देखने को मिलेगा इसे हम इपी सेंटर बोलते हैं, जो कि फोकस के नियर अबाउट में होता है, फोकस के नियर होता है, ठीक है। फोकस को हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, इट इज पॉइंट डायरेक्ट अबव द फोकस, ठीक है। जो ईपी सेंटर होता है फर्स्ट पॉइंट होता है जहां पे हम वेव को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट जहां वेव को हम एक्सपीरियंस करते हैं और इसको देखें तो डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, फोकस है इसके डायरेक्टली कहीं ना कहीं अबव होता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक वेव को जानते हैं। देखो, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं बेसिकली हमें लिथोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। It is sufficient to note here that lithosphere refers the portion of depth up to 200 किलोमीटर, ठीक है। क्रस्ट से 200 किलोमीटर, एक मिनट, अर्थ एक क्रस्ट है, यहाँ से 200 किलोमीटर तक जो होता है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मियोग्राफ रिकॉर्ड द वेव रीचिंग टू द सरफेस, ठीक है। सिस्मियोग्राफ जो होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम मतलब बेसिकली यूज करते हैं किसको रिकॉर्ड करने के लिए, जो वेव सरफेस पे रीच करता है उसको, ठीक है। अर्थक्वेक वेव आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, जो अर्थक्वेक वेव होता है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव, सरफेस वेव, ठीक है। बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ ये फोकस है ना, हाइपोसेंटर, यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज होता है, हाँ, ये हर डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं। जब ये सरफेस पे रीच हो जाता है इसे सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। ठीक, बॉडी वेव क्या होता है, जब इस फोकस पे एनर्जी रिलीज होती है ऑल डायरेक्शन में जाता है उसे हम बॉडी वेव बोलते हैं। जब यह सरफेस पे पहुंच जाता है, सरफेस पे जो डिस्ट्रक्शन वगैरह क्रिएट करता है उसे हम सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव, ठीक है। जो बॉडी वेव क्या होता है, अब यहाँ से रिलीज हुआ,
यहाँ पे आया, रॉक से टकराया, तो एक नया वेव को जनरेट करेगा, उसे हम बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरफेस वेव बोलते हैं। दीज वेव मूव अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग में कहीं ना कहीं मूव करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू द मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, जो वेलोसिटी होता है वेव का वो चेंज होता है मटेरियल्स, जैसे मटेरियल रहेगा उसके अकॉर्डिंग। लेट्स से हैवियर मटेरियल है, हैवियर मटेरियल रहेगा तो वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा। ठीक है, द डेंसर द मटेरियल द हाइयर द वेलोसिटी, ज्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतना ज्यादा ही वेलोसिटी होगी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता है, बेसिकली ये जानना। ठीक है, अब जो बॉडी वेव होता है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, पी वेव, एस वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव देखें तो यह मूव फास्टर, मतलब ज्यादा, काफी ज्यादा फास्ट मूव करता है, और फर्स्ट होता है जो अराइव करता है सरफेस पे। ठीक है, पी वेव फर्स्ट होता है सरफेस पे अराइव करने वाला। ठीक है, दिस ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव। प्राइमरी देखा हमने। द पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव। क्यों सिमिलर है साउंड वेव? क्योंकि ये गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल से पास हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू हैव टू हैव इन योर माइंड। ठीक है, बेसिकली क्या है, पी वेव क्या होता है, साउंड वेव के सिमिलर होता है, और अगर बात करें तो यह गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल से पास हो सकता है, ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, यस वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग्स। ठीक है, यस वेव अगर बात करें तो वह कुछ देर बाद कहीं ना कहीं सरफेस पे अराइव करता है। देखो ये सरफेस हो गया, लेट्स से पी वेव फर्स्ट आएगा, ए सेकंड आएगा, थर्ड वेव तो जब नो प्राइमरी वेव अर्थ नो रॉक्स वगैरह से नो जब इंटरेक्ट करता है तब सर्विस वेव जनरेट होता है। ठीक है, और इसे हम सेकेंडरी वेव बोलते हैं। ठीक है, an important fact about the S wave is that they can travel only through the solid material. Important information, P wave गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल तीनों से पास हो सकता है। वहीं अगर हम एस वेव की बात करें तो वह सॉलिड मटेरियल से बस पास हो सकता है। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगाते हैं। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव टू रिबाउंड। वहीं अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो यह क्या करता है, मेक वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं वेव्स को रिबाउंड करता है, और वहीं रिफ्रैक्शन क्या करता है, अलाउ करता है वेव्स को कि आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। ठीक है, द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव आर इन्फ्रेड विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑन सेस्मियोग्राफ। ठीक है, कैसे जाना जाता है उसके बारे में, सेस्मियोग्राफ के थ्रू जाना जाता है। द सरफेस वेव आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मियोग्राफ। सिस्मियोग्राफ पे अगर देखें तो सरफेस वेव सबसे लास्ट में रिपोर्ट होता है, और देखिए तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मोर डिस्ट्रक्टिव होता है अदर जो वेव्स होते हैं उसके अगर रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर। ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रॉक्स का, उसकी वजह से हमें वेरियस नो क्लामिटीज वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए जैसे लैंड स्लाइड हो गया, ऑब्वियसली अगर हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आ रहा है तो लैंड स्लाइड देख, वैसे भी हिमालयन रीजन में काफी ज्यादा लैंड स्लाइड देखने को मिलता है। टेक्टोनिकली एक्टिव है ना, हिमालय रीजन टेक्टोनिकली एक्टिव है, इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ज्यादातर अर्थक्वेक हिमालय रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो अर्थक्वेक वेव्स हैं बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं। पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव। लेट्स से वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, जो पी वेव रहेगा या इसी के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव करेगा, ऐसे ऐसे इसी के डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, द एक्सर्ट प्रेशर ऑन मटेरियल इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। ठीक है, जिस मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे वो एक्सर्ट करेंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे मटेरियल्स पे। ठीक है, एज ए रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस इन मटेरियल्स लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड
स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अगर जो अदर थ्री नो वेव्स हैं उसको देखें तो ये वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। लेट्स से प्रोपगेशन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर में कहीं ना कहीं ऐसे 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 करके मूव करेंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द यस वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए क्रिएट करता है ट्रॉफ एंड क्रेस्ट, ठीक है। ट्रॉफ एंड क्रेस्ट क्रिएट करता है इन मटेरियल थ्रू विच दे पासेस, जिस मटेरियल से पास करते हैं ट्रॉफ एंड क्रेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यही वाला स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, ठीक है। सरफेस वेव आर कंसिडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव। सरफेस वेव क्या होता है, काफी ज्यादा डैमेजिंग वेव माना जाता है, इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है सरफेस पे, ठीक है। अब जो ए पॉइंट है इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या, इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो पी वेव का हमने क्या देखा था, यह ट्रेवल करता है क्या, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, तीनों स्टेट से कहीं ना कहीं यह ट्रेवल करता है। तो ये पी वेव का शैडो जोन है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सॉलिड ऐसे होता है ना, तो आप देखोगे कि ये ट्रेवल ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि हर मीडियम से कर सकता है तो इसे लिक्विड सॉलिड से कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे शैडो जोन इसका क्रिएट हो रहा है, किसके किसके बीच में, 105 से 145 के दोनों साइड में। यहाँ पे पी वेव अराइव नहीं करती, ठीक है। और वहीं पे अगर हम एस वेव की बात करें तो यह सॉलिड से बस वो करता है, तो आप देखोगे इसका बस ऐसे कोर कोर क्या है, आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, तो यहाँ से पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका शैडो जोन 105, इधर देखो 105 इसके बीच में है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टाइप ऑफ अर्थक्वेक। जो मोस्ट कॉमन है वह है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कहीं ना कहीं होता है, जो प्लेट वगैरह स्लाइड वगैरह करते हैं उसकी वजह से, दिस जनरेट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन, ठीक है। दूसरा है स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम रिकॉग्नाइज एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो वोल्केनिक काफी ज्यादा विस्फोटक नो काफी ज्यादा विस्फोट के साथ जो इरप्शन होता है वोल्केनिक, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं अर्थ शेक करता है, उसे हम वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कोलैप्स अर्थक्वेक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब लेट से कोई माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा गोल्ड माइनिंग कितना किलोमीटर है, 3 से 4 किलोमीटर डेप्थ तक है, ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर डेप्थ तक है, ठीक है। लेट से उसमें कोलैप्स हो जा रहा है, 3 से 4 किलोमीटर, समझ रहे हो, काफी ज्यादा डीप चले गए हो। तो अगर उसमें कोलैप्स हो रहा है तो क्या होगा, अर्थ शेक करेगा ना, अर्थ शेक करेगा तो उसे हम कोलैप्स अर्थक्वेक बोलेंगे, ठीक है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, एटम बम गिरा दिए, एक्सप्लोजन हुआ, उससे अर्थ शेक किया, दैट इज एक्सप्लोजन, नो अर्थक्वेक होगा। कोई भी अगर ऐसे विस्फोटक चीजें हो रही हैं कहीं भी, कहीं पर भी, तो उससे जो नो अर्थ शेक करेगा उसे हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जो डैम्स वगैरह बनाए रहते हैं, ठीक है, लेट से अगर कहीं वो ब्लास्ट कर गए, ठीक है, जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है, वाटर की कैरिंग कैपेसिटी है उसमें, हाँ, वो एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है, डैम टूट गए, उससे जो नो एक तरह से अर्थ शेक करेगा उसे हम रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक बोलेंगे, ठीक है। मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर किससे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द रॉक ऑफ द सॉक, ठीक है। मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी है कितना, जो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं देखा जाता है। मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड को नो मेजर करता है उसे रिक्टर स्केल बोलते हैं। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्विक, ठीक है।
जब एनर्जी रिलीज होती है, मैग्नीट्यूड उससे रिलेटेड है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस इन नंबर 0 to 10, 0 से 10 तक कहीं ना कहीं इससे मेजर किया जाता है, ठीक है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कैली। मर्कैली एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स अमाउंट द विजिबल डैमेज कॉज बाय द इवेंट, ठीक है। इंटेंसिटी स्केल देखो, जो डैमेज हुआ रहता है बेसिकली उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं पता लगाया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे रिक्टर स्केल किसको, मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का, जैसे था कि नो नेपाल में आया था तो 8 पॉइंट कुछ का था ना, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था उस टाइम पे 2015-15 में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब देखिएगा कितने मैग्नीट्यूड का था, मतलब कितना उसका पावर था एक तरह से। इंटेंसिटी कितना डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं देखा जाता है, ठीक है। इसकी रेंज देखें तो 1 से 12 तक होती है। ये रेंज इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड किससे रिलेटेड है, 0 से 10 तक, और 1 से 12 इंटेंसिटी स्केल में हम देखते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या है इसको देखते हैं। तो ग्राउंड शेकिंग, ऑब्वियसली डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट्स जो होते हैं उसमें डिस्ट्रक्शन होता है। लैंड एंड मड स्लाइड्स वो भी होते हैं, जैसे लैंड्स वगैरह, लैंड स्लाइड हो गया जैसे हिमालयन रीजन में, ठीक है। सॉलिड सॉइल लिक्विफेक्शन हो गया, ग्राउंड लर्चिंग हो गया, एवलांचेस हो गया, एवलांचेस लाइक नो लैंडस्लाइड वगैरह, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्लड फ्रॉम डैम एंड लीवीज फेलियर, ठीक है। फायर्स हो गया, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया, फेलिंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, सुनामी हो गया, ये सब चीजें होती हैं जो कि अर्थक्वेक से होती है, ठीक है। फर्स्ट 6 listed above have some bearing upon landform, while other may be considered effect causing immediate concerns to the life and property of the people in the region, ठीक है। फर्स्ट 6 यहाँ तक। The effect of tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below the ocean water and the magnitude is sufficiently high, ठीक है। जैसे क्या था, लेट्स से अर्थ है, ये ओशियन हो गया, ठीक है। जब ये सेंटर यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, जिसे हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ईपी सेंटर यहाँ है, ये ओशियन वाटर ना, ईपी सेंटर यहाँ पे है, अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है तभी सुनामी अकर होता है, ठीक है। ईपी सेंटर ओशियन वाटर के नीचे हो और मैग्नीट्यूड हाई हो, ठीक है। सुनामी आर द वेव जनरेटेड बाय ट्रेमोर। सुनामी क्या होता है, वेव, जो वेव होता है जो कि जनरेट होता है ट्रेमोर, मतलब जो भूकंप के झटके होते हैं उससे जो वेव जनरेट होता है उससे, नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। देखो सुनामी वेव होता है, अर्थक्वेक नहीं होता, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता चला ऑप्शन आ गया तो आप ऐसे मार दोगे, उसको करेक्ट कर दोगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वह वेव है, सुनामी क्या है, वेव है, अर्थक्वेक नहीं है। Though the actual quake activity lasted for the few seconds, its effects are devastating provided the magnitude of the quake is more than 5 on the Richter scale, ठीक है। जो एक्चुअल एक्चुअल क्विक होता है वो कितना 5-6 सेकंड का होता है बेसिकली, ठीक है। बट उससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये इमेजेस हैं, मैरियाना बीच इंडिया, श्रीलंका कोलंबो, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है इससे। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, इसको हम देखते हैं। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हजार्ड, ऑब्वियसली मैन मेड नहीं है, नेचुरल ही है। इफ द ट्रेमर इज ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक प्लेस, इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर जो ट्रेमोर है बेसिकली भूकंप के जो झटके हैं वह काफी ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का है, उससे कहीं ना कहीं लाइफ एंड प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंट लेवल पे डैमेज हो सकता है, ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल द पार्ट ऑफ ग्लोब नेसेसरीली एक्सपीरियंस मेजर शॉक। वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इन सम डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर में है ही। तो बेसिकली ये तो है, 8+ आर क्वाइट रेयर, they occur once in 1 to 2 years, whereas tiny types occur almost every minutes, ठीक है। अर्थक्वेक देखो हमेशा होता रहता है, हमेशा देखने को मिलता है, बट हाँ काफी ज्यादा नो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है।
अगर डिस्ट्रक्शन देखना है ना तो 7 से ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा हो, तब उससे सिग्निफिकेंट लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है। अगर वहीं 3 से कम है, 2 है, 1 है, तो उतना हाई लेवल पे कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बेसिकली इसके बारे में है, ठीक है? तो हमने देखा क्या, अर्थक्वेक देखा, उस स्ट्रक्चर को देखा, कैसे होता है, क्या चीज़ें होता है, रिक्टेल स्केल क्या होता है, फिर इंटेंसिटी स्केल क्या होता है। तो इस सब चीज़ों को हमने काफ़ी होलिस्टिक वे में देख लिया, ठीक है? अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। I hope you enjoyed the session. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.